हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैत शायद में। और आज हम पढ़ने वाले हैं डिफ्रैक्शन फिनोमेना ऑफ लाइट के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो आइए आज हम देखते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिफ्रैक्शन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के बारे में, फिर हम फाइंड आउट करेंगे एनएच मैक्सिमा और मिनिमा का पोजीशन और एंगुलर विड्थ को भी साथ साथ में कैलकुलेट करेंगे। और फिर हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो इंटरफेरेंस होता है और यंग सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में इंटरफेरेंस होता है, इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस पता करेंगे। और हम स्टडी करेंगे इंटेंसिटी वर्सेस एंगुलर ग्राफ को डिटेल में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि डिफ्रैक्शन होता क्या है। एक्चुअली हम देखते हैं कि कोई भी लाइट, कोई भी ऑब्जेक्ट पे, शार्प ऑब्जेक्ट पे जब कोई लाइट पड़ता है तो क्या होता है, उस जो कॉर्नर है उस कॉर्नर से जो लाइट है वो बेंड हो जाता है। एक्चुअली में क्या होना चाहिए कि जो शेडो वाला रीजन है उसमें कोई भी लाइट एंटर नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई शार्प ऑब्जेक्ट है उससे कोई लाइट, अगर उस पर लाइट फॉल कर रहा है तो उसके शेडो रीजन में भी वो लाइट है वो एंटर कर जाता है। तो ये शो करता है कि जो हमारा लाइट है वो वेव नेचर को शो करता है। तो ये हमारा इंटरफेरेंस है और जो हमारा डिफ्रैक्शन है वो किस तरह के फिनोमेना है, वो इस तरह का फिनोमेना है कि वो हमारे लाइट को वेव नेचर शो करता है। तो सबसे पहले अब हम समझते हैं कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन क्या होता है। हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि यंग्स ने डबल स्लिट का यूज़ किया था टू टू कैलकुलेट द मैक्सिमा एंड मिनिमा। यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में। यहाँ पे क्या है कि अब हम डबल स्लिट ना लेके हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगल स्लिट यूज़ करेंगे। और उसका जो विड्थ है स्लिट का उसको हम इतना छोटा रखेंगे कि जो उसका विड्थ है वो कंपेरेबल होगा लाइट के वेवलेंथ के बराबर। ठीक है, कंपेरेबल होगा लाइट के वेवलेंथ के। अगर हम इसका विड्थ का साइज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं तो जो हमारा फिनोमेना है इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन का वो कम ऑब्जर्व होगा, मतलब कि उसको ऑब्जर्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जैसे हम उस स्लिट के विड्थ को हम पतला रखते हैं और इतना पतला रखते हैं कि वो वेवलेंथ, लाइट के वेवलेंथ के साइज के कंपेरेबल हो, तो क्या होगा, हम डिफ्रैक्शन फिनोमेना को ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया पहला कंडीशन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होने का, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना शो करने का कोई भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसका सेटअप। ठीक है, सेटअप यहाँ पे कैसे, हमारे पास जब एक स्लिट हमने बना रखा है। ठीक है, स्लिट इतना पतला होता है कि हम कंसिडर कर सकते हैं कि एक बुक शीट है, पेपर का शीट है, उसमें हमने एक ब्लेड मार दिया। जब हम उसे ब्लेड मारेंगे एक पतला सा एक स्लिट हमें नजर आएगा। ये जो स्लेट है वो उतना पतला होता है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, इसका उस स्लेट का जूम वर्जन को, यहाँ पे मैग्नीफाइड व्यू को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें स्टडी करना है इसके डिफरेंट पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा स्लिट है एक्चुअली इतना चौड़ा होता नहीं है, वो बहुत ही पतला होता है, माइक्रोमीटर के विड्थ के बराबर होता है। ठीक है, जो हमारे लाइट का वेवलेंथ आ रहा है उसके कंपेरेबल में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने एक स्लिट, यहाँ पे स्लिट रखा है, इस स्लिट से एक डी डिस्टेंस पे हमने एक स्क्रीन रखा है जहाँ पे हम इसके पैटर्न को ऑब्जर्व करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जब हम यहाँ पे सपोज ये हमारा पॉइंट है ओ, ये पॉइंट हमारा एग्जैक्टली मिड पॉइंट है एट द ऑफ द ये स्लिट के विड्थ का। ठीक है, इस स्लिट के विड्थ का बिल्कुल मिड पॉइंट पे ये हमारा एक पॉइंट ओ है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह का फ्रिंज बनेगा, या तो ब्राइट बनेगा या डार्क बनेगा, वो देखते हैं। अब यहाँ पे अगर सपोज हम ये कंसिडर करते हैं कि ये जो हमारा स्लिट है इसके ऊपर वाले हिस्से से जो लाइट है वो क्या हो रहा है, टकरा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे और नीचे वाले हिस्से से भी ये जो लाइट है वो बेंड होके ओ पॉइंट पे जा रहा है। तो इनके बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिफ्रैक्शन हो रहा है एक्चुअली कैसे हो रहा है, हमने जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि उसमें जो इंटरफेरेंस हो रहा था वो कितने सोर्स की वजह से हो रहा था, दो सोर्स की वजह से हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जो इंटरफेरेंस या फिर जो फिनोमेना हो रहा है, ठीक है, वो किसकी वजह से हो रहा है कि यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, हम ढेर सारा वेवलेट्स को कंसिडर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हमारे जो हाइजीन प्रिंसिपल क्या कहता है कि सपोज यहाँ पे कोई लाइट है, ठीक है, इस एरिया में अगर कोई लाइट है, उससे जो निकलने वाला वेव फ्रंट जब यहाँ पे रीच करेगा, ठीक है, तो उस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उसको हम एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस हम कंसिडर कर सकते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे हम जब ये फ्रेश सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस कंसिडर कर रहे हैं तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे मिलियंस ऑफ मिलियंस लाइट सोर्स हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, और हर एक लाइट सोर्स से जो वेव निकलेगा वो यहाँ पे इंटरफेयर होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि डिफ्रैक्शन और यंग्स वाले में जो डबल स्लिट था और सिंगल स्लिट में क्या फ़र्क है। तो अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा पहला डार्क फ्रिंज कहाँ पे बनेगा। हमें पता चल गया कि यहाँ पे ये जो पोजीशन है वो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा का वाला पोजीशन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट ऊपर और नीचे वाला हिस्से से जो लाइट मीट कर रहा है यहाँ पे, वो क्या हो रहा है, इसके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी पार्ट डिफरेंस नहीं है, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो ज्योमेट्रिकली अगर देखें तो इसका लेंथ सेम ही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, सपोज यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ सोर्स है, क्या है, हंड्रेड्स ऑफ सोर्स है। तो जो इसका पहला वाला जो सोर्स होगा लाइट, और इसका जो 100 वाला होगा उसके बीच में फेज डिफरेंस 0 होगा। इसका जो सेकंड वाला होगा, इसका 99 वाला होगा, वो भी उनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह करते करते हर ऊपर वाले पॉइंट के करस्पॉन्डिंग नीचे वाले हिस्से में भी एक ऐसा पॉइंट होगा, ऐसा सोर्स वेव फ्रंट होगा जिसका पार्ट डिफरेंस यहाँ पे रीच करने पे कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा, राइट। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे पहला डार्क फ्रिंज का कहाँ बनेगा, उसके हम पोजीशन को कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें, ठीक है, अगर हमें पहला डार्क फ्रिंज हमें निकालना है या फिर पहला मिनिमा निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस वेव, यहाँ से जो वेव निकल रही है, सपोज ये जो वेव है वो थीटा एंगल बना रहा है इस हमारे विड्थ के मिड पॉइंट के साथ। ठीक है, ये जो विड्थ का मिड पॉइंट है या फिर स्क्रीन का मिड पॉइंट है, यहाँ से जो लाइन है इसके साथ ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ तक आपको क्लियर है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे पाथ डिफरेंस का, कि यहाँ से जो वेव निकल रहा है वो उसका पाथ डिफरेंस कितना होगा। यहाँ पे एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हमने ये जो स्लिट है उसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, जब हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ का जो सपोज हमारे पास यहाँ पे 100 सोर्स है या फिर मतलब 100 वेवलेट्स है, तो यहाँ पे इसका जो पहला वेवलेट्स होगा और इसका जो 51 जो होगा वेवलेट, वो क्या होगा, उसके बीच में कोई पाथ डिफरेंस होगा जो कि होगा a/2 साइन थीटा होगा। ये चीज़ आप यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तो इसका जो सेकंड वाला है और इसका जो 52 वाला और सेकंड वाला, उसके बीच में भी कितना पाथ डिफरेंस होगा, a/2 साइन थीटा। ठीक है, मतलब कि ऊपर वाले पार्ट में जो भी पॉइंट्स है उसके करस्पॉन्डिंग नीचे वाले भी पार्ट में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसका पार्ट डिफरेंस हमारा a/2 साइन थीटा होगा, मतलब कि उनके बीच का भी जो डिस्टेंस होगा वो a/2 होगा। ठीक है ना, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाले पॉइंट समझना। यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि ऊपर वाले हिस्से में कोई भी एक वेव फ्रंट है, उसके करस्पॉन्डिंग इस हाफ के नीचे वाले हिस्से में भी एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके बीच में डिस्टेंस a/2 होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए यहाँ पे 100 सोर्स और 100 वेव फ्रंट्स लिया है। यहाँ पे एक्चुअली में मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सोर्स हम कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इसका जो सपोज यहाँ पे पहला वाला वेव फ्रंट है और यहाँ पे 51 वाला वेव फ्रंट है। ठीक है, उन दोनों के बीच में भी जो डिस्टेंस होगा वो a/2 होगा। इसका सेकंड और इसका 52 उसके बीच में भी डिस्टेंस a/2 होगा। तो जितने भी इस तरह के जो पेयर बना रहे हैं इस हिस्से में वेव फ्रंट, उनके बीच में जो पार्ट डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो होगा हमारा a/2 साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में है। तो हमारा पार्ट डिफरेंस आ गया a/2 साइन थीटा। अब अगर हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं पहला डार्क फ्रिंज, मतलब पहला मिनिमा कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर हमें मिनिमा कैलकुलेट करना है तो हमने इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मिनिमा कैलकुलेट करने के लिए दो लाइट का जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ λ/2 होना चाहिए। तो हम पहला वाला जब हम निकालेंगे पहला, तो वो क्या होगा, λ/2 = a साइन थीटा, मतलब ये जो हमारा पार्ट डिफरेंस है वो किसके इक्वल होना चाहिए, λ/2। तो इससे हमारे पास क्या निकलेगा, पहला डार्क फ्रिंज का कंडीशन कि a साइन थीटा = λ। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब सपोज हमें सेकंड डार्क फ्रिंज कैलकुलेट करना है। हमने फर्स्ट डार्क फ्रिंज अभी कैलकुलेट कर लिया, अब हम कैलकुलेट करेंगे सेकंड डार्क फ्रिंज। तो सेकंड डार्क फ्रिंज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास स्लिट है उस स्लिट को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे,
4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जब हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो सपोज पहला हिस्सा हमारा 1 से लेकर 25 तक, दूसरा हमारा 25 से 50, फिर 50 से 75 और 75 से 100। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसका जो पहला पॉइंट होगा, ठीक है, इसके 26वें पॉइंट से इसके 26वां एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके बीच में जो इसका डिस्टेंस है कितना होगा, a/4 होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब हम इसको a को हम 4 हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं तो हर हिस्से का कितना लेंथ होगा, वो होगा a/4, राइट। तो उस टाइम में जो हमारा पार्ट डिफरेंस होगा वो होगा a/4 साइन थीटा। ठीक है, कितना हो जाएगा, a/4 साइन थीटा इस बार 2 कंसिडर करते हैं क्योंकि हम सेकंड डार्क फ्रिंज हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हमारा a/4 साइन थीटा 2 कितने के इक्वल होगा, λ/2 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे डार्क फ्रिंज कैलकुलेट करना चाहते हैं, सेकंड वाला डार्क फ्रिंज। तो यहाँ से क्या निकलेगा, हमारा सेकंड मिनिमा का कंडीशन 2λ = a साइन थीटा 2। यहाँ पे a क्या है, a हमारा स्लिट का विड्थ। यहाँ तक कैलकुलेट समझ में आ गया। अब सपोज हमें थर्ड वाला कैलकुलेट करता है, तो जब हम थर्ड डार्क फ्रिंज कैलकुलेट करेंगे तो हम इसको कितने हिस्से में डिवाइड करेंगे, 6 हिस्से में डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, जब 6 हिस्से में डिवाइड करेंगे तो एक हिस्से का जो लेंथ है वो कितना आ जाएगा, a/6 होगा। तो हम क्या करेंगे, a/6 और उसका पार्ट डिफरेंस होगा वो a/6 साइन थीटा होगा। तो जो a/6 साइन थीटा है वो कितने के इक्वल हम कर देंगे, λ/2, क्योंकि हमें यहाँ पर डार्क फ्रिंज कैलकुलेट करना है। तो इसी तरह करते करते हम क्या करेंगे, n तक जाएंगे। ठीक है, n डार्क फ्रिंज। तो n डार्क फ्रिंज का क्या फॉर्मूला जाएगा, nλ = a साइन थीटा n। ओके, यहाँ जो थीटा n है वो nth डार्क फ्रिंज के साथ जो एंगल बना रहा है वो हमारा थीटा n है। ठीक है, अब हम एंगुलर विड्थ कैलकुलेट करेंगे। एंगुलर विड्थ एक्चुअली होता है कि जो हमारा पहला या फिर दूसरा तीसरा जो डार्क फ्रिंज है उसके साथ जो एंगल बन रहा है हमारे सेंट्रल मैक्सिमा और स्लिट विड्थ के मिड पॉइंट के साथ, वो कितना वो बन रहा है, कितना, थीटा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ गए। उसको हम कहते हैं एंगुलर विड्थ, कि कितने एंगल बनाएगा, ठीक है ना, हमारे मिड पॉइंट से। ठीक है, तो ये हमारा हुआ, ये होगा थीटा n = nλ/a। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, हमारा जो थीटा है वो बहुत ही स्मॉल है, क्योंकि हमारा जो डिफ्रैक्शन वाला जो रीजन होता है वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम। तो जो हमारा थीटा होगा वो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी वैल्यू बहुत ही कम होगी। और हमें मैथमेटिकली पता है कि जब साइन थीटा में थीटा की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती है तो साइन थीटा को हम अप्रॉक्सीमेटली थीटा कंसिडर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगा, nλ = a थीटा n। तो थीटा n की वैल्यू क्या आ जाएगी, a को हम नीचे ले आएंगे तो थीटा n की वैल्यू होगी nλ/a। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। तो यहाँ से हमारा निकल गया एंगुलर विड्थ। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे पोजीशन nth डार्क फ्रिंज का। तो पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, अगर हमें सबसे पहला वाला डार्क फ्रिंज का पोजीशन कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, tan थीटा = y/d का यूज कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि ये जो है एंगल थीटा, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में y/d क्या है हमारा, tan थीटा। और हमें फिर से ये भी पता है कि tan थीटा में भी अगर थीटा की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है तो हम tan थीटा को अप्रॉक्सीमेटली थीटा ले सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ से हमारी जो yn की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ndλ/a। अब यहाँ पे अगर हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के साथ इसे कंपेयर करें तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो हमारा पोजीशन nth ब्राइट फ्रिंज का क्या था, ndλ/ यहाँ पे क्या था उस टाइम, d जो कि था दो स्लिट के बीच में डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे हमारा अपेचर का स्लिट का विड्थ है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे जो हमारा एक जो कंडीशन मिल रहा है वो डार्क फ्रिंज के लिए मिल रहा है, yn = ndλ/a। ये किसके लिए मिल रहा है, डार्क फ्रिंज के लिए मिल रहा है। जबकि वहाँ पे YDS यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में yn की वैल्यू जो थी वो ndλ/d था, किसके लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए रिगार्डिंग डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। ओके, नाउ अब हम पढ़ते हैं सेंट्रल मैक्सिमा के बारे में। तो हम देखेंगे कि सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ कितना होता है, वो उसका पोजीशन क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिंपली क्या कर सकते हैं, अगर हमें सेंट्रल मैक्सिमम निकालना है तो हम n को कितना रख देंगे, यहाँ पे हम n को 1 रख देंगे। ठीक है, जब हम यहाँ पे अगर हमें विड्थ कैलकुलेट करना है, सपोज यहाँ पे ये है कि
अगर हमें इसका विड्थ कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो पहला डार्क फ्रिंज बन रहा है, ठीक है, डार्क फ्रिंज से जो यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या होगा, मैक्सिमा होगा, है कि नहीं, क्योंकि इसी मैक्सिमा के बाद तुरंत क्या मिलेगा, हमारा मिनिमम मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम ये हिस्सा कैलकुलेट करते हैं भाई, तो ये किसका विड्थ निकलेगा, ये निकलेगा हमारा सेंट्रल मैक्सिमा का हाफ वाला हिस्सा। ठीक है, अब नेक्स्ट हाफ हिस्से कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस y को हम डबल कर देंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या किया हमने, tan थीटा हो गया हमारा y अपॉन डी। ठीक है, इस यहाँ पे क्या हुआ, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन डी, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, राइट। फिर क्या करेंगे हम, उसी तरह साइन थीटा भी थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि थीटा हमारा स्मॉल है, tan थीटा भी थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि सेम रीजन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो a साइन थीटा किसके बराबर हम ले रहे हैं, लैम्डा के बराबर ले रहे हैं। ठीक है, मतलब कि साइन थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा के, तो लैम्डा बराबर a थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे tan थीटा का हम इसका इक्वेशन का यूज करेंगे कि थीटा इज इक्वल टू y अपॉन डी है, और यहाँ से हमने क्या किया कि थीटा का वैल्यू ले लिया। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से लैम्डा अपॉन a होगा। ठीक है ना, तो जब हम यहाँ पे थीटा का वैल्यू लैम्डा अपॉन a लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा डी अपॉन a, राइट। तो मतलब कि जो पहला जो हमारा मैक्सिमा कहाँ तक जाएगा, y इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन a तक जाएगा। ठीक है, अगर हम इसका डबल कर देते हैं, ठीक है, मतलब लैम्डा डी अपॉन ए ये पोजीशन हुआ, पी पोजीशन, ये कितना हुआ, लैम्डा डी अपॉन ए। अगर हमें इसका टोटल विड्थ कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 डी लैम्डा अपॉन ए। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ये एंगुलर विड्थ को कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है कि जो एंगुलर विड्थ होगा, अगर ये हमारा हाफ वाला थीटा है तो पूरा एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 2 थीटा होगा। ठीक है, यहाँ से भी बन रहा है ना, तो यहाँ से जो हमारा बनेगा वो कितना बनेगा, 2 थीटा बनेगा। तो हमें थीटा तो पहले से पता है, थीटा कितना था हमारा, थीटा था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, थीटा एन की वैल्यू 1 रखेंगे। ठीक है, तो हमारा थीटा कितना आ जाएगा, लैम्डा अपॉन है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा एंगुलर विड्थ आएगा सेंट्रल मैक्सिमा का, वो कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा अपॉन ए आएगा। ठीक है, तो ये हमने स्टडी कर लिया सेंट्रल मैक्सिमा के बारे में। अब हम बात करते हैं मैक्सिमा के बारे में बात करते हैं nth ब्राइट फ्रिंज के बारे में। ठीक है, अब हम अगर हमें nth ब्राइट फ्रिंज निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमारा ये कंडीशन होगा, a साइन थीटा n इज इक्वल्स टू n प्लस हाफ लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे क्या था, a साइन थीटा n इज इक्वल्स टू n लैम्डा, यहाँ पे क्या था, n a साइन थीटा n इज इक्वल्स टू n लैम्डा। लेकिन हमारा जो ब्राइट फ्रिंज का के केस में क्या आएगा, a साइन थीटा इज इक्वल्स टू n प्लस हाफ लैम्डा, मतलब कि जो हमारा a साइन थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब हम अगर यहाँ से एंगुलर विड्थ कैलकुलेट करना है तो हमें पता है ये साइन थीटा n को हम थीटा n ले सकते हैं, ये ड्यूरिंग द कंडीशन व्हेन थीटा n इज वेरी वेरी स्मॉल। ओके, तो यहाँ से हमने लिया a थीटा n इज इक्वल्स टू n प्लस हाफ लैम्डा। तो यहाँ से थीटा n क्या कैसे निकलेगा, a को हम नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो हमारा एंगुलर विड्थ मिलेगा किसका, nth मैक्सिमा का। यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, हमें पोजीशन निकालना है, तो पोजीशन निकालने के लिए हम वही tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन डी निकालेंगे, जहाँ पे tan थीटा n के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, थीटा n की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे एंगुलर विड्थ के इक्वेशन से। जब हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ से yn की वैल्यू क्या आ जाएगी, yn इज इक्वल्स टू n प्लस हाफ लैम्डा डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मिनिमा के लिए भी सारा कंडीशन कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, और हमने मैक्सिमा के लिए भी या फिर ब्राइट फ्रिंज के लिए भी सारा कंडीशन फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो इंटरफेरेंस हो रहा था और सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, पहले तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डबल स्लिट लिया था, मतलब कि वहाँ पे कितने सोर्स थे,
वहाँ पे 2 सोर्स थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना सोर्स है, एक ही सोर्स है, और वही सोर्स के जो वेव फ्रंट है, सेकेंडरी वेव फ्रंट, वो आपस में इंटरफेयर करके डिफ्रैक्शन पैटर्न शो कर रहे थे, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 डिफरेंट सोर्सेज से जो लाइट वेव निकल रहे हैं वो इंटरफेयर करके हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि जो यहाँ पे जो फ्रिंज का जो विड्थ रहता था, ठीक है, इंटरफेरेंस में, वो सभी को सेम रहता था, जो कि क्या आया था हमारा कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। जहाँ पे स्मॉल डी था 2 स्लिट के बीच का डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सारे फ्रिंजेस सेम डिस्टेंस सेम विड्थ के नहीं थे। यहाँ पे जो शुरू वाला मतलब जो पहला मैक्सिमा था वो बहुत ही लार्ज था, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि जहाँ हमारा पहला जो सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा था वो बहुत ही ज़्यादा, उसका जो विड्थ है बहुत ही ज़्यादा था, और जो उसके बाद वाले जो मैक्सिमा बन रहे थे उनका विड्थ क्या हो रहा था, छोटा हो रहा था, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि जो इंटेंसिटी होता है ब्राइट और डार्क फ्रिंज का, वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। कि अगर ब्राइट हर जगह जहाँ जहाँ ब्राइट फ्रिंज बन रहा है उनका इंटेंसिटी सेम होगा हर जगह। लेकिन यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो क्या हो रहा है, इक्वल नहीं है, मतलब डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं स्लिट के, है कि नहीं। तो यहाँ पे इंटेंसिटी इक्वल नहीं है, यहाँ पे इंटेंसिटी इक्वल है। तो आई होप ये वाला तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, वाईडीएस इंटरफेरेंस और सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के बारे में। अब हम स्टडी करते हैं कि इंटेंसिटी कर्व ग्राफ कैसा होगा। तो यहाँ पे अगर हम डिफ्रैक्शन पैटर्न सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी ग्राफ को स्टडी करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा पहला जो सेंट्रल मैक्सिमा है, ठीक है, वो कहाँ पे बन रहा है, उसका जो एंगुलर विड्थ कितना था, 2 लैम्डा अपॉन ए था, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा अपॉन ए, ये भी हमारा लैम्डा अपॉन ए, तो टोटल हमारा जो एंगुलर विड्थ हुआ कितना हुआ, लैम्डा अपॉन ए। तो अगर हम इंटेंसिटी वर्सेस एंगुलर विड्थ के ग्राफ को हम स्टडी हम पे ड्रॉ करते हैं, प्लॉट करते हैं, तो ये हमारा जो पहला वाला जो इंटेंसिटी आएगा वो बहुत ही ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू द इंटेंसिटी ऑफ अदर मैक्सिमा। धीरे धीरे क्या होगा, इसका जो जैसे जैसे इसका एंगुलर विड्थ बढ़ता रहेगा वैसे वैसे जो इसका इंटेंसिटी है वो क्या होता रहेगा, घटता रहेगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न के साथ अगर आप इससे कंपेयर करें तो उस टाइम क्या था, उसमें क्या था कि जितना इंटेंसिटी हमारा इस मिनिमा मैक्सिमा के लिए था उतना इंटेंसिटी अगले वाले मैक्सिमा के लिए था, फिर थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों के इंटरफेरेंस का जो इंटेंसिटी ग्राफ मिलता है और जो डिफ्रैक्शन का इंटेंसिटी ग्राफ है उनके बीच में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, और नीचे अपने वैल्यूएबल सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तो मिलते हैं फिर तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।